हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो कोई भी एथलीट कोई भी रेस फिनिश करने के बाद बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत गहरी गहरी सांसें क्यों लेता है। तो इसका आंसर है, athletes need a lot of energy during the race and for the release of energy they need a lot of oxygen। तो एथलीट को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है जब वो रेस में दौड़ रहा होता है, और एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी और गहरी गहरी सांसें लेता है। ठीक है, एंड दे ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें क्या बताना है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। तो सिमिलैरिटी क्या होती है, इन बोथ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन में एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक डाउन किया जाता है। ओके, डिफरेंसेस, तो जब भी डिफरेंस बताने हो किसी के भी बीच में तो आपको हमेशा एक टेबल ड्रॉ करनी है लाइक दिस। फिर इसमें एक तरफ आपको लिखना है एरोबिक और एक तरफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके बीच में हम डिफरेंसेस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि वाटर, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एनर्जी होती है इस एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले थोड़ी कम रिलीज होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर किस में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, इसमें और कुछ तरह के बैक्टीरियाज में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लाइडन एयर। तो जब हम ऐसी एयर को इनहेल कर लेते हैं जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो हम अक्सर छींकते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है, व्हेन वी इनहेल डस्ट लाइडन एयर द डस्ट पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन अवर नसल कैविटी, दिस में इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वी स्नीज। तो जब भी हम डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिस एयर में उसको इनहेल कर लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड हो जाते हैं हमारे नसल कैविटी में, जो हेयर्स होते हैं उनके बीच में, और इसकी वजह से जो हमारी कैविटी की लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है और इसीलिए हम छींक देते हैं, स्नीज कर देते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। और छींकने से क्या होता है, जो ये फॉरेन पार्टिकल हवा के साथ हमने इनहेल कर लिया है वो बाहर निकल जाते हैं और एक डस्ट फ्री क्लीन एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, fill 3/4 of each with water, label them A, B and C, keep a snail in test tube A water plant in test tube B and C, keep both the snail and plant, which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide। तो हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और उन्हें 3/4 वाटर से फिल कर देना है और उन्हें नाम देना है A, B और C। ठीक है, जो A वाली है उसके अंदर हमें एक स्नेल को डालना है, और B वाली है उसके अंदर एक वाटर प्लांट को डालना है, और C वाली में स्नेल और वाटर प्लांट दोनों को डालना है, और एंड में बताना है किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो इसका आंसर है, टेस्ट ट्यूब A विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज टेस्ट ट्यूब A हैज अ स्नेल व्हिच एक्सपेल्स आउट CO2 इनटू द ट्यूब। तो जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें स्नेल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर रहा है, और लेकिन सेकंड में तो वाटर प्लांट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और
ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। सिंस अ प्लांट इज प्रेजेंट इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स बी एंड सी, देन प्लांट विल इनहेल CO2 टू डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्योंकि बी और सी दोनों में क्या है, एक प्लांट है, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कम हो जाएगी। Thus, there will be less concentration of CO2 in these tubes. इसलिए इन दोनों ट्यूब्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोचेस में एयर बॉडी में कहां से एंटर करती है? ऑप्शन है लंग्स, गिल्स, स्पाइरेकल्स या फिर स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्पाइरेकल्स के थ्रू एंटर करती है कॉकरोचेस ने एयर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टांगों में दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के एक्यूमुलेशन से, या फिर लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमें वो क्रैम्प्स होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इज एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। तो जो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग होती है 1 मिनट में किसी एवरेज अडल्ट पर्सन जो कि रेस्ट पर है वो कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 to 18 होती है। ओके, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स। तो जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स कहाँ मूव करती हैं? आउटवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड या मूव ही नहीं करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, मूव अपवर्ड। तो वो सॉरी ऑप्शन नंबर 2, मूव डाउनवर्ड, तो वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो हमें मैच करना है जो कॉलम 1 में आइटम्स दिए गए उन्हें कॉलम 2 से। तो ईस्ट को हम किससे मैच करेंगे? ईस्ट का होगा तो ए को मैच करेंगे 3rd से, अल्कोहल। डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है, कहां पर होता है? चेस्ट कैविटी में होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी को मैच करेंगे 4th से। स्किन, स्किन से सांस कौन लेता है? अर्थवॉर्म लेता है ना, तो इसका सी को मैच करेंगे 1st से। लीव्स में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। तो लीव्स को मैच करेंगे हम 5th से, यानी कि डी को मैच करेंगे 5th से। फिश, फिश किससे ब्रीथ करती है? किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू, तो ई को मैच करेंगे 2nd से। और फ्रॉग्स कैसे ब्रीथ करता है? लंग्स और स्किन दोनों से ही ब्रीथ करता है, तो एफ को मैच करेंगे हम 6 से। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड मेक एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। तो जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो जाता है? तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं क्या वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस को दिन में करते हैं और रेस्पिरेशन को सिर्फ रात में करते हैं? तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दिन में भी करते हैं रेस्पिरेशन और रात में भी करते हैं। ओके, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो स्किन से भी सांस लेते हैं और अपने लंग्स से भी सांस लेते हैं। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो लंग्स और स्किन दोनों से ही ब्रीथ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या फिशेस के पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जब भी हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो क्या हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है? तो यस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन below is a square of letters in which are hidden different words are related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, upward, downward or along with the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. तो ये आपको एक स्क्वायर दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं और वो वर्ड इस बॉक्स में आपको
फाइंड करने हैं। ओके, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल वगैरह किसी में भी। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इस बॉक्स में खुद सर्च करना। तो स्टेटमेंट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स की एयर ट्यूब होती है उसे क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। नेक्स्ट है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। तो जो हमारी चेस्ट कैविटी को जो सराउंड करके रखता है स्ट्रक्चर, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? रिब्स। इसका आंसर हो जाएगा रिब्स। मस्क्यूलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का जो मस्क्यूलर फ्लोर होता है उसे क्या बोला जाता है? डायाफ्राम। टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। तो जो लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो एक इंसेक्ट की बॉडी में जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उसकी साइड में उसे क्या बोला जाता है? स्पाइरेकस, जिसके थ्रू एयर जो होती है वो बॉडी में एंटर करती है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका क्या नाम है? लंग्स। द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल। तो उन ओपनिंग्स को क्या बोला जाता है जिसके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं? उन्हें क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म बताना है जो कि एन एरोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको उस बॉक्स में ढूंढने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किसको कितने वर्ड्स मिल गए और कितने नहीं मिले। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। तो जो लोग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। The amount of air available to a person is less than that available on the ground। तो जो यहाँ पर हवा की मात्रा होती है ग्राउंड लेवल पर, उसके मुकाबले वहाँ पे हवा की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से ही मिलती है। वहाँ पे एयर ही नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, इसलिए हमें वहाँ पर ऑक्सीजन को लेके जाना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या किस चैप्टर पे बनानी है।